बेटे 2-1 मिनट से क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग भी आ जाए। चलो बोलो बेटा, आवाज आ रही है सभी को? ये बताओ, आवाज आ रही है सभी को? चलो, कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ जो क्वांटिटी थी, जो स्केलर, वेक्टर और टेंसर, ठीक है, ये तीनों हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब इसके बाद है, अब इसके बाद पूरा जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा वेक्टर पे ही फोकस करेगा। ठीक है, तो देखो यार, जैसे मान लो जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था KG1 KG2 से, तो उस समय हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि ABCD लिखना सीखा था। ठीक है, काउंटिंग जो 1 2 3 है वो सारा लिखना सीखा था कि आखिर इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद उनका अलग अलग ऑपरेशन देखा था कि हाँ यार, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें उसके बाद देखी थी हम। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने यही देखा था कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 ये सब लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब एक पूरी की पूरी एक नई चीज आई है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, आखिर लिखेंगे कैसे। अगर उनके साथ डील करना है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें उसको लिखने आना चाहिए कि कैसे लिखेंगे। तब उसके बाद उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग, जो भी ऑपरेशन है वो सारा परफॉर्म करेंगे उनके ऊपर। ठीक है, अभी तक लेक्चर में कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, कोई ज्यादा लेट नहीं हुआ। ठीक है, देखो, तो यही चीजें हम लोग सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद उनका अलग अलग जो ऑपरेशन है वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है भाई, चलो, सबसे पहले
रिप्रेजेंटेशन जो देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, क्या देखेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे। चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अगर हमें देखना है तो देखो भाई, सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म, कि सिंबल के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म, तो देखो यार, कोई भी अगर वेक्टर अगर लिखना हो, सबसे पहले हम लोग आते हैं कि यार, जब भी अगर मान लो मैथ्स में भी अगर कोई चीज अननोन रहता था, ठीक है, उसको एक्स वाई जेड से लिखते थे। उसके बाद अगर जैसे मान लो पेरीमीटर या जो भी डायमेंशन ऑफ एक रेक्टेंगल लिखना है, स्क्वायर लिखना है, क्यूब लिखना है, तो वो सारी चीजें हम लोग ए बी सी डी इन सब से डिनोट कर लेते थे, या एल एम एन, मतलब जो भी अल्फाबेट है ए से लेकर के जेड तक, उन सब का यूज करते थे हम। चाहे तो कभी कभी स्मॉल जो लेटर था उसके द्वारा, कभी कैपिटल लेटर के द्वारा, यही करते थे भाई, हाँ है ना। जैसे मान लो हमें रेक्टेंगल का लेंथ लिखना है तो एल ले लिया, विड्थ लिखना है बी ले लिया, क्यूब की हाइट लेनी है तो एच ले लिया, यही सब करते थे भाई। तो यही चीज हमने सोचा कि यार अगर वेक्टर को लिखना हो तो सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में माना गया कि यार हम ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सारा तो यूज कर चुके हैं स्केलर के लिए, अब वेक्टर के लिए कैसे लिखेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में यही सोचा है कि सबसे पहले डार्क लेटर के द्वारा लिख दो। किसके द्वारा? डार्क लेटर के द्वारा। अगर लाइट लेटर से लिख रखा है हमने तो वो स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर डार्क लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैंने केवल ए लिख दिया तो ये स्केलर होगा, और यही अगर डार्क लिख दिया तो ये हमारा वेक्टर होगा। ठीक है भाई, यही अगर मैंने ऐसे डार्क बी लिख दिया, डार्क बी लिख दिया तो ये हमारा वेक्टर होगा, और अगर लाइट लिखा तो ये हमारा स्केलर होगा। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये आने लगी कि यार जब बुक वगैरह प्रिंट होता था तो यार जहाँ पे डार्क लिखना चाहिए हो सकता था वहां पे क्या हो जाता था कि वहीं पे लाइट छप जाता था। यार अब प्रिंटिंग है, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट जहाँ पे डार्क होना चाहिए वहां पे हमेशा ही डार्क आ ही जाए। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जहाँ पे डार्क होना चाहिए वहां पे लाइट छप जाता था, और पढ़ने वाले जहाँ पे वेक्टर पढ़ना चाहिए था वहां पे स्केलर पढ़ लेते थे हम लोग। तो हमने सोचा कि यार ये तरीका सही तो नहीं है, ये तरीका सही तो नहीं है। तो थोड़ा अलग क्या सोचा कि एक काम करेंगे कि अगर हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम एरो लगा देंगे जो भी अल्फाबेट होगा उसके ऊपर, जो भी अल्फाबेट होगा उसके ऊपर हम लोग एरो लगा देंगे। कभी भी कहीं कहीं पे आप यही देखोगे, ठीक है, किसी किसी बुक में आप इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि अगर डार्क लिखा हुआ है, डार्क लेटर लिखा हुआ है, यानी वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, बाद में हमने क्या सोचा कि यार अल्फाबेट के ऊपर आप एक एरो लगा दो। ठीक है, अगर एरो है तो वो वेक्टर, नहीं है तो स्केलर। क्लियर भाई? बोलो, क्लियर हो गया ये रिप्रेजेंटेशन। यानी ए वेक्टर लिख दिया हमने तो ये ए के ऊपर एरो लगा दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर को। केवल ए लिख दिया तो ये स्केलर को। अगर हमने बी वेक्टर ले लिया, इसके बी के ऊपर एरो, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और केवल बी ले लिया तो ये स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा।
यहां तक क्लियर चीजें बताओ भाई, क्लियर है सभी को? ये हमारा जो बेसिक अपने पास है कि अब एक रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं कि अ वेक्टर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी is represented by, is represented by a dark letter, एक डार्क लेटर से, या a letter having an arrow above it, an arrow above it, ठीक है भाई। इस लेटर, कोई भी एक लेटर के ऊपर हम एक एरो यूज कर लेंगे। अब एक चीज देखो, यहाँ पे कोई कोई बच्चा ये पूछता है कि सर हम एरो हमेशा इधर ही लगाएंगे क्या? क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, इधर, या फिर इधर, या फिर ऐसे? तो ये सब हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आप कोई भी वेक्टर लिखोगे उसके ऊपर एरो इधर ही लगाओगे, चाहे वो वेक्टर कहीं भी हो, ठीक है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, कोई भी मैग्नीट्यूड का हो। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। हमेशा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एरो हमारा एक अल्फाबेट यूज करो और उसके बाद उसके ऊपर एरो लगा दो, ठीक है भाई। चलो फटाफट पहले एक बार लिख लो, लिख के यस का मैसेज भेजो। इसको लिखो और लिखने के बाद यस का मैसेज भेजो, लिख के यस का मैसेज भेजो भाई। बस वाई और एन लिखा करो, बाकी उतना लिखने की जरूरत नहीं। चलो अब इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। एक हमारा कौन सा है, अल्फाबेटिकल या सिंबॉलिक फॉर्म। सेकंड हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो यार, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि जो वेक्टर होगा उसको हम एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ शुभम, ये चीज जो पूछ रहे हो कि अगर आप लाइट लिख करके, अल्फाबेट लाइट लिखो और उसके ऊपर एरो लगा दो, तो भी वो वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने वो डार्क और लाइट का चक्कर खत्म करने के लिए ही तो एरो लगाया। डार्क और लाइट का जो चक्कर था, वो जो दिक्कत हो रही थी, उसी को खत्म करने के लिए तो हमने लगाया ये सब एरो, ठीक है। देखो अब एक बात देखो, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हम एक वेक्टर को, जैसे मान लो दो तीन वेक्टर क्वांटिटी हमने देखा था उस दिन कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, ठीक है, फोर्स एक वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बहुत सारी क्वांटिटी मिलने वाली है हमें पूरे 2 साल में, मतलब 2 साल का जो सिलेबस होगा अपना, उसमें जब भी आपको एक नई क्वांटिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा तो आपको रीजन के साथ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि भाई ये वेक्टर है या स्केलर है, और अगर ऐसा है तो क्यों है। तो अभी आप इस चक्कर में मत पड़ना कि सर ये चीज वेक्टर है कि ये चीज स्केलर है, वो समय के साथ आपको खुद ब खुद सारी चीजें बता दी जाएगी। अब एक बार देखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या करना रहेगा कि हम जो भी वेक्टर होगा उसको एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर मान लो, अगर एक एरो हमने ले लिया इधर की तरफ, ठीक है भाई, ये हमारा एक एरो हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर को। जब भी अगर मान लो अगर हमें कोई भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना होगा, तो हम इस चीज ऐसे एरो से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह का एरो लेंगे, इसी से ड्रॉ करेंगे वेक्टर को। आओ अब एक बार देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज जो है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। जैसे सबसे पहली चीज ये हुई कि ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टेल। इसको हम क्या बोलते हैं, टेल। ये हमारे लिए टेल है,
इसको क्या बोलते हैं? हेड। एक और चीज क्या आती है कि लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ एरो। एक और चीज जो आएगी, जो जिनका कुछ ना कुछ मतलब होगा, उसकी बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ एरो। दूसरा, ये एक लाइन जिसके अलोंग ये वेक्टर लग रहा है, ठीक है, ये हमारा एक लाइन है जिसके अलोंग वेक्टर लग रहा है। चलो अब इसके बाद देखते हैं कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले ये जो हेड होता है वो किसको शो करता है? तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। किसको भाई? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हेड किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? हेड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देखो कैसे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे एक बात देखो, मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहा हूं, ठीक है, क्या लिख रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहा हूं। अब एक बात देखो, मैंने मान लो सपोज इसको ओ ले लिया और इसको ए ले लिया, तो इसको लिखने का एक और तरीका है, ओ ए वेक्टर, ठीक है। या अगर इसका नाम मैंने ले लिया ए वेक्टर या फिर ए वेक्टर, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो लेटर होगा वो हो सकता है स्मॉल भी हो और कैपिटल भी हो, कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि केवल हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखो अब हम इसके बारे में आते हैं। हेड हमारा क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे एक बात समझो कि मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो करना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लो कि एक आदमी यहां से चल के इस जगह पे पहुंचा, तो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या यही ड्रॉ करूंगा कि ये आदमी यहां से चल के यहां पहुंचा। यही अगर मैंने उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया, यानी वो आदमी ए से चल के ओ पे पहुंचा है। और अगर मैंने ये वेक्टर ड्रॉ किया है, इसका मतलब है कि वो आदमी ओ से चल के ए तक पहुंचा है, ठीक है। ये कौन बता रहा है? किसको देख के हमें आइडिया लग रहा है कि भाई वो कहां से या किस पोजीशन से चल के किधर पहुंचा है? वो सिर्फ और सिर्फ हमें इस हेड को देख के पता चल रहा है कि भाई वो इनिशियल पोजीशन इसका ये ओ है और फाइनल पोजीशन ए है। ये हमने हेड को देख के आइडिया लगाया, ठीक है। यही चीज अगर देखें कि मान लो अगर मैंने अगर फोर्स वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है? फोर्स वेक्टर। कोई आदमी अगर इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, चलो भाई, तो ये अगर मैंने एरो इधर बनाया, यानी वो फोर्स राइट डायरेक्शन में लगा रहा है। अगर एरो पीछे के डायरेक्शन में लगाया, यानी वो फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहा है। अगर यही मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बताएगा हमें कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। एरो नीचे तो फोर्स नीचे लग रहा है। तो जो डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में वो वेक्टर लग रहा है, वो आपको किसको देख के पता चल रहा है? हेड को देख के। किसको? हेड को देख के ये पता चल रहा है कि वो पर्टिकुलर वेक्टर किस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी ये जो हेड होगा, इस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। किसको? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है भाई। चलो इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, बोलो। चलो बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग रिप्लाई करना, ठीक है। इसको ये चीज मत समझना कि यार समझ आ ही रहा है तो बार बार लिखने की जरूरत क्या है। ये आपको अभी काम नहीं देगा, आपको सवाल पूछने के टाइम काम देगा, ठीक है। एक्टिव रहोगे वहां पे पूछेगा। देखो हेड हो गया। दूसरी चीज ये हमारा जो होता है लेंथ ऑफ एरो। दूसरा हमारा है लेंथ ऑफ एरो। चलो दूसरी चीज है भाई कि लेंथ ऑफ एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो। आओ एक बात सबसे पहले ये देखते हैं कि यार एक वेक्टर के पास क्या क्या होता है। मैग्नीट्यूड, दूसरा
डायरेक्शन, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था कि यार ये लॉ ऑफ वेक्टर इन अलजेब्रा जैसी कोई चीज है इनके पास जो कि ये खुद फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो, यानी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है। जब भी आप अगर वेक्टर के बारे में बताओगे, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट बताओगे, तो यार मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होगा उसका, कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा कि यार वो 20 मीटर डिस्प्लेस हुआ, 40 मीटर डिस्प्लेस हुआ, 60 मीटर डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ ये आप जरूर बताओगे। फोर्स की बात कर लो तो 50 न्यूटन फोर्स, 100 न्यूटन फोर्स, 200 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 150 न्यूटन फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है। आप मान लो किसी के ऊपर मुक्का भी मारते हो तो बोलते हो ना यार जोर से लग रहा है, ये जोर से मारा है तुमने। मतलब क्या है यार, मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका, ठीक है। कोई आदमी तेज दौड़ रहा है, ठीक है, कोई 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, कोई 40 से दौड़ रहा है, कोई 50 से दौड़ रहा है, तो ये 20 40 50 क्या है, मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का। तो ये जो लेंथ ऑफ एरो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा भाई, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। यानी ये लेंथ कितना होना चाहिए वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को, कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। एक बात समझो यार, अब सर ये कंफ्यूजन आएगी, सर मुझे 20 न्यूटन लिखना हो तो कितना लेंथ ड्रॉ करना चाहिए, 40 लिखना हो तो कितना ड्रॉ करना चाहिए, 60 लिखना हो तो कितना ड्रॉ करना चाहिए। तो एक ऐसा कोई फिक्स प्रोपोर्शनलिटी हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है। हमारा ये कहना है कि अगर आप ज्यादा मैग्नीट्यूड का अगर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपका जो लेंथ ऑफ एरो भी होना चाहिए वो भी ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मैंने 10 न्यूटन फोर्स को इतने बड़े एरो से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, तो अगर मुझे 20 न्यूटन लिखना हो तो मैं इसको इसके डबल लेंथ से रिप्रेजेंट करूंगा। यानी बस एक ऑन एन एवरेज एक थोड़ी बहुत ये रहना चाहिए कि हाँ यार, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका लेंथ भी ज्यादा होना चाहिए। मान लो मुझे 5 न्यूटन लिखना हो तो ये लो 5 न्यूटन, इसका आधा ले लो, ठीक है। बस ये चीज नहीं होना चाहिए कि 10 न्यूटन ये रहा और 40 न्यूटन हमने ये बना दिया, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके का सही होना चाहिए कि यार 10 न्यूटन मान लो ये रहा तो 20 उसका डबल, 5 इस 10 वाले का आधा। यानी कितनी लेंथ हम लोग ड्रॉ करेंगे वो डिपेंड करेगा कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। क्लियर भाई, ये दो चीजें क्लियर कि हेड किसको रिप्रेजेंट करेगा और लेंथ ऑफ एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा। बोलो भाई क्लियर, फटाफट बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज क्या होता है, एक आता है टेल। ये टेल किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, टेल जो है वो रिप्रेजेंट करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को। टेल किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को शो करेगा। देखते हैं ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, समझो एक बार। जैसे एक बार देखो कि अगर मैंने वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा ड्रॉ कर लिया, इसका मतलब क्या होगा कि वो आदमी, अगर ये मान लो कि मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो कर रहा हूं, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो आदमी है वो इस पॉइंट से चलना शुरू किया और फाइनली यहां पे आके रुका है। तो ये किस पॉइंट से चलना शुरू किया वो ये कौन बता रहा है, टेल। कौन बता रहा है, टेल को देख के पता चल रहा है कि उसका इनिशियल पोजीशन क्या है। बात समझ आई, उसका इनिशियल पोजीशन क्या है। मान लो
मैं अगर एक फोर्स वेक्टर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, जैसे एक बात देखो, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये हमारा एक ब्लॉक है जिसका मास हमने ले लिया स्मॉल m। अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स इधर के डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ठीक है, मान लो फोर्स वेक्टर को कैसे लिख दिया, F के ऊपर एरो से, ये अगर 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, जितने का भी फोर्स हुआ कोई बात नहीं, ये आप जब ऐसे ड्रॉ कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि आप इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो। अगर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसका मतलब आप यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। अगर आपने इधर की तरफ ड्रॉ किया यानी इस पॉइंट पे आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। इधर की तरफ अगर ड्रॉ कर रहे हो यानी इस पॉइंट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जो टेल होगा ये हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को शो कर रहा है कि किस पॉइंट पे वो पर्टिकुलर वेक्टर एक्ट कर रहा है। जैसे मान लो 3 पॉइंट ले लिया ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी ये सारे क्या हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वेक्टर, ठीक है। देखो ये हमें किसको देख के पता चल रहा है, टेल को देख के। किसको देख के भाई, टेल को देख के पता चल रहा है कि वो वेक्टर किस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है भाई, ठीक है। 3 चीजें देख ली हमने, हेड किसको करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, टेल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और जो लेंथ ऑफ एरो होना चाहिए वो किसको, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है भाई। चलो इसके बाद देखो, ये जो लाइन है जिस लाइन के अलोंग ये वेक्टर लग रहा है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ एक्शन। बात समझ आई कि वो वेक्टर किस लाइन के अलोंग लग रहा है। जो लाइन है वो हमारा क्या कहलाएगा, कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन, यानी वो पर्टिकुलर वेक्टर किस लाइन के अलोंग लग रहा है। जैसे एक बात देखो, मान लो अगर इस वेक्टर की बात करूं मैं, तो ये वेक्टर हमें क्या बता रहा है कि वो पता है वो आदमी जो है वो इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेस हुआ है। फोर्स वेक्टर की बात करें यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है, ये फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है, ये फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन ऑफ एक्शन, यानी जिस लाइन के अलोंग वो वेक्टर एक्ट कर रहा होता है। क्लियर, इतनी बात बोलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया, बोलो यहां तक क्लियर हो गया। बाहर की तरफ कैसे फोर्स लग रहा है उस ब्लॉक पे, बाहर की तरफ कैसे, एक बार देखो यार, मेरी मर्जी, ब्लॉक रखा हुआ है, मैं इसको इधर खींचू, इधर धक्का दो, उधर खींचू, वो तो मेरे ऊपर है। आपको अगर एक ब्लॉक अगर लगा दे दूं मैं और बोलूं बेटा इसे फोर्स लगाओ, तो तुम्हारी मर्जी है तुम किधर फोर्स लगाना चाहते हो। तो यही चीज है कि यहाँ पे मैंने इधर फोर्स लगवा दिया, कभी इधर लगा दिया, कभी इधर लगा दिया। क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ, माधव क्लियर हो गया भाई, फटाफट बोलो। चलो पहले एक बार इसको नोट करके यस का मैसेज भेजो, एक बार इसको नोट करके एक बार यस का मैसेज भेजो। जो भी चीजें लिखी है हर एक का कुछ ना कुछ मतलब जरूर है भाई। नोट कर लिया सभी ने, बोलो यार। नोट कर लिया, चलो नहीं नोट किया अभी, जल्दी लिखो, जल्दी नोट करो भाई। नोट्स आपको साथ साथ ही बनाने हैं, ठीक है। फालतू इधर उधर में अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना कि यार क्लास के बाद फिर अपन नोट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। थोड़े बहुत जो है आज 4-5 सवाल जो रहेगा, जो भी आज जो होगा वो 4-5 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको दूंगा मैं लिख करके, ठीक है।
उसको आपको सॉल्व करना है। चलो, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कि जो लाइन ऑफ एक्शन की जो मैंने बात की थी, ठीक है? तो देखो यार, जैसे एक वेक्टर मान लो हमने कोई भी अज्यूम कर लिया, ऐसा ही वेक्टर ड्रॉ किया हुआ था, इसको नाम दे रखा था वेक्टर ए, और इसका लाइन ऑफ एक्शन कौन सा? तो ये वाली जो लाइन थी, इसी लाइन को हम क्या बोल रहे थे? लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है? देखो यार, समझो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या था? लाइन ऑफ एक्शन। चलो, एक बात समझो यहाँ पे, ठीक है? देखो, ये जो वेक्टर है, इसको अगर आप, इसको जो है, ये हम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या इसके पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे ये अगर वेक्टर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, और अगर मैं इसी लाइन के लॉन्ग इसको पीछे खींच के ले आऊं, इसी लाइन के लॉन्ग इसको पीछे खींच के लाऊं, और एरो अगर मैं, सॉरी, लेंथ में चेंज नहीं करूं, तो ये भी वेक्टर ए ही रहेगा, ठीक है? या फिर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ऐसे आगे बढ़ा दूं, इस लाइन के अलोंग ही मैं इसको अगर ऐसे आगे बढ़ा देता हूं, तो भी ये वेक्टर कौन सा रहेगा? ए, ठीक है? बस ये है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, यानी लेंथ सेम रहनी चाहिए। तो एक वेक्टर जो है, उसको उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या उसके पैरेलल आप कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हो, उस वेक्टर को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या फिर उसके पैरेलल कहीं भी ड्रॉ कर लो। जैसे ये ले लिया मैंने, ये भी वेक्टर ए होगा, या फिर मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ले लेता हूँ, ये भी वेक्टर ए ही होगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने ले लिया, ये भी वेक्टर ए ही होगा। तो सिंपल ये है कि एक वेक्टर को जो है, उसके लाइन ऑफ, ये थोड़ा सा इससे डायरेक्शन अलग है, लेकिन ये आप पैरेलल ही मानना, कि उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या उसके पैरेलल हम इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। और अगर हम ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, यानी लेंथ और डायरेक्शन, तो वो वेक्टर जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। ये अगर मान लो किसी ने ये वेक्टर ले लिया, तो ये हमारा वेक्टर ए नहीं होगा भाई, क्योंकि हमने इस वेक्टर का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। या फिर मैं अगर ऐसा ही ड्रॉ करूं, ये भी वेक्टर ए नहीं होगा, क्योंकि मैंने लेंथ चेंज कर दिया, ठीक है? तो अगर मान लो किसी भी प्लेन में आपको अगर एक वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, तो आप चाहो तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या उसके पैरेलल कितना दूर भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है? देखो, पैरेलल, बिल्कुल बात सही कही तुमने कि सर पैरेलल अगर मैंने डिस्प्लेस कर दिया या उस लाइन के अलोंग, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो चेंज हो जाएगा। बात सही है। एक बार देखो, मान लो, जैसे मैं एक बात बोलूं कि यार एक पर्सन राम है, वो पॉइंट ए से 50 मीटर नॉर्थ गया है, पॉइंट ए से 50 मीटर नॉर्थ गया है। अब आप अगर मान लो पॉइंट ए यहां लेके और तब नॉर्थ 50 मीटर शो कर दो, या पॉइंट ए यहां लेके 50 मीटर नॉर्थ शो कर दो, क्या दोनों सही है या दोनों गलत? दोनों में से कोई गलत है? बोलो भाई। मैं बोल रहा हूँ कि ए से वो 50 मीटर नॉर्थ गया है, दोनों सेम हुआ? अब क्लियर हुआ, ये बताओ, बोलो, क्लियर हुआ? जतिन बताओ भाई। ठीक है, तो यार पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होने से हमें कोई मतलब नहीं, वो तो मैं, मेरी मर्जी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ या यहाँ पे, ठीक है? तो देखो यार, एक वेक्टर जो है, वेक्टर
can be displaced along its line of action along its line of action or parallel to it, line of action or parallel to it। एक वेक्टर को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या फिर उसके पैरेलल आप डिस्प्लेस कर सकते हो। तो ये सारा सही है, लेकिन ये दोनों गलत है अपना। ठीक है भाई, नहीं वो तो हमारे ऊपर है। यार एक बात देखो ना, ये हम लोग आज मतलब कब से पोजीशन फिक्स करने आ गए भाई। एक बात देखो वैभव, कब से हम लोग पोजीशन फिक्स करने आ गए। मान लो अगर दिया हुआ रहता है सवाल में कि एक कार जो है वो 50 मीटर चल रही है, तो मैंने मेरी मर्जी में कॉपी के यहाँ से शुरू करूँ, इधर 50 मीटर लिख दूँ। या मान लो बोला गया है कि एक कार जो है वो दिल्ली से चल के करनाल अगर जा रही है, ठीक है, तो यार भाई मेरी मर्जी दिल्ली में यहाँ पे ले लूं और करनाल यहाँ पे। मेरी मर्जी दिल्ली एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करना चाहता हूँ, कर लो भाई। तुम यहाँ से लेके इधर मान लो, ये रहा हमारा करनाल। तो यार अब ऐसा नहीं है कि इसी जगह को ही, वो तो एक्चुअल में रहता है कि हाँ भाई ये जगह भाई करनाल का है, वो जगह दिल्ली के। कॉपी पेन पे थोड़ी होता है। कॉपी पेन पे जो रहेगा वो तो तुम्हारी मर्जी। अब ऐसा होने लगे तब तो, अगर एक बात समझो कि अगर कोई सवाल में ये बोल दे कि न्यूयॉर्क से चल के अगर कहीं दूसरी जगह जा रही है, तो क्या हम सब उठ के पहले न्यूयॉर्क थोड़ी जाएंगे कि हाँ यार वो पॉइंट खोजो जहां से कार चली थी। वो तो यार कॉपी पे मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये नहीं होगा कि आप इसी पॉइंट से ड्रॉ करोगे। मान लो मैं बोल दूं कि भाई ये वेक्टर ए जो है इसी पॉइंट से ड्रॉ होगा, तो अपनी कॉपी में कैसे ड्रॉ करोगे। मैंने अगर फिक्स कर दिया कि भाई जो वेक्टर ए है वो यही से शुरू हुआ है, तो अपनी कॉपी पे तो ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। सभी अपनी अपनी कॉपी इस बोर्ड पे चिपकाना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, देखो पैरेलल वाला पॉइंट मैंने बोला कि एक वेक्टर जो है वो उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या उसके पैरेलल, इधर कहीं भी उठा के फेंक दो इसको, सेम रहेगा। ठीक है, मान लो मैंने वेक्टर यहाँ ड्रॉ किया, गलत हो गया, यहाँ ड्रॉ कर लिया, यहाँ ड्रॉ कर लिया, सारे वेक्टर सेम। क्लियर हुआ जैस्मिन, ये बताओ। बिल्कुल, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि भाई मैं यहाँ चुनूं कि यहाँ चुनूं। ठीक है, वो हमारे ऊपर है, ये इसके लिए हम फ्री हैं। ठीक है भाई, चलो जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था वो क्लियर है, बोलो भाई। वो क्लियर है, नोट करो एक बार। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर क्लियर है तो फटाफट नोट करो। नोट करके यस का मैसेज फटाफट भेजो भाई। नोट करके फटाफट यस का मैसेज भेजो। चलो, अब इसके बाद देखते हैं, अगर मान लो कभी ऐसा हो कि आप लिख रहे हो मैंने पेज आगे कर दिया, तो आप बोल देना। ठीक है, मैं पेज जो है पीछे कर दूंगा फिर, लेकिन नोट्स बनना यही चाहिए भाई। घर पे जाके या क्लास के बाद दोबारा नोट्स वोट्स के चक्कर में नहीं पड़ना अपने को। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, नेक्स्ट जो है ये हमारा एक और तरह का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे मान लो इसको बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो मान लो मुझे ये लिखना हो, पैरेलल वाले केस में देखो, पैरेलल बिल्कुल, एक बार देखो डाउट ये आया कि सर पैरेलल वाले केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे सेम रह गया। देखो बात यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोलूं अगर कि एक आदमी ए से चल के 50 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ या फिर यहाँ पे ड्रॉ कर दो, बात दोनों सेम ही तो हुई। ये भी यही बता रहा है कि यार यहाँ कोई एक पॉइंट ए है जिससे चल के एक आदमी 50 मीटर नॉर्थ गया है। ये भी यही बता रहा है कि एक पॉइंट ए है जहां से चल के 50 मीटर नॉर्थ गया है। ठीक है, नहीं तो देखो यार, मैं अगर
अलग अलग हो जाता तो मैं अगर एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने पेज पे ये चीज ड्रॉ कर लिया कि सर ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ओरिजिन ये रहा, तो हमेशा जीवन भर के लिए वही ओरिजिन थोड़ी होगा। दूसरे पेज पे लो भाई, इधर ड्रॉ कर लो, अब ये ओरिजिन मान लेंगे, यहां से ले लो तो ये ओरिजिन हो जाएगा। हाँ, अब ये है कि इधर 10 मीटर इधर जा रहे हो, 10 मीटर इधर जा रहे हो, 10 मीटर, तीनों रहेगा सेम ही। मान लो 30 डिग्री पे मैंने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट शो कर दिया, तो ये तीनों सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी बात यही हुआ कि वो ओरिजिन से 10 मीटर गया, ये भी ओरिजिन से, ये भी ओरिजिन से। क्लियर हुआ जैस्मिन? ये बताओ। पैरेलल केस में एक पॉइंट पर तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो यार, पैरेलल केस में एक पॉइंट पर तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे भाई? मुझे तो नहीं लग रहा। ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर, ये भी इधर, ये सारे उधर ही जा रहे हैं, सबकी लेंथ भी सेम, तो यार सारे सेम ही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं। बोलो भाई, किसने पूछा था ये? प्राची, बोलो। क्लियर हुआ? फटाफट बोलो प्राची, क्लियर हो गया? चलो, अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लो एक वेक्टर को अगर लिखना हो, ठीक है, जैसे अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे लेते हैं भाई? ये हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मान लो मुझे लिखना हो, अगर ऐसा एक वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मान लो 20 मीटर चला है वो। तो आप एक बात देखो, सबसे पहले जब एक वेक्टर को अगर लिखोगे तो उसके पास जो भी चीजें होती है वो सारा लिखना पड़ेगा। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर लिखना है, तो मास हमें पता है भाई स्केलर है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो मैं केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट लिख दूंगा बस। अगर मुझे वेक्टर लिखना है तो भाई उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो कैसे लिखेंगे कि वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, क्या यही लिखते आप? हाँ या ना? बोलो भाई पहले। मैं अगर इस वेक्टर को लिखने के लिए बोलूं तो यही लिखोगे आप भी कि वेक्टर ए कितना है? 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, यही लिखते। चलो अभी और आते हैं। मान लो वेक्टर बी अगर, या फिर एक ऐसा वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, मान लो ये 20 न्यूटन है इसका, तो बी वेक्टर को क्या लिखते हैं? वेक्टर बी इक्वल्स टू 20 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, यही लिखते हैं भाई, 20 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, यही लिखते हैं भाई। अब ऐसा तो जरूरी है नहीं कि हमारे पास बस 4 ही डायरेक्शन में वेक्टर आएंगे, कि हाँ यार या तो नॉर्थ का वेक्टर लिख दो, या साउथ, या ईस्ट, या फिर वेस्ट, ऐसा तो है नहीं। मान लो अगर किसी ने ऐसा ले लिया, चलो ये हमने ऐसे एक्स एक्सिस ले लिया, इधर वाई एक्सिस, ठीक है एक तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मान लो ये हमने ले लिया ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, और ये नॉर्थ। अगर मान लो एक वेक्टर ऐसा लिख दिया मैंने, ये वेक्टर सी हो गया, 30 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और एंगल कितना? तो 60 डिग्री ले लेते हैं। बात समझे? अब इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि यार होने के लिए किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है वेक्टर, ठीक है, चाहो तो नॉर्थ में हो जाएगा, कभी ईस्ट में हो जाएगा, कभी साउथ में हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये चार के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर पॉसिबल है अपना। देखो, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 30 न्यूटन, ठीक है, 30 न्यूटन एट एन एंगल, एट
एन एंगल 60 डिग्री। अब किसके साथ? केवल मैंने 60 डिग्री बोल दिया तो उसी से तो क्लियर तो हुआ नहीं। 60 डिग्री क्या लिखोगे? तो एक बार देखो, ये एंगल किसके साथ दिया हुआ है? ईस्ट के साथ। किसकी तरफ बना हुआ है? नॉर्थ की तरफ। तो क्या लिखोगे? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या लिखोगे? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये पढ़ने का फायदा क्या होगा कि क्वेश्चन में जो है, अगर स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ रहेगा तो यार अगर हमें डील करना है तो यार हमें उसको रिप्रेजेंट करने तो आना चाहिए पहले, तभी तो हम उसको डील कर पाएंगे कि हाँ यार ये वेक्टर इधर की तरफ है। तो ये मेनली यूज होगा अपना क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में आपको आएगा ये चीज कि एक फोर्स लग रहा है, वो 40 न्यूटन का लग रहा है, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसी चीजें दी हुई रहेंगी, हमें ड्रॉ करना रहेगा। मान लो एक वेक्टर लिया मैंने इधर की तरफ, ये ले लिया डी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 50 मीटर। ये एंगल 20 डिग्री। क्या लिखोगे? डी वेक्टर इक्वल्स टू 50 मीटर at an angle कितना? 20 डिग्री। ठीक है, एट एन एंगल 20 डिग्री। किसके साथ बना है? वेस्ट के साथ। किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो क्या लिखोगे? नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या लिखोगे? नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, बात समझ आई भाई? ये बताओ, ये लिखने का तरीका क्लियर हुआ? बोलो भाई, लिखने का तरीका क्लियर हुआ? चाहो तो ये आप इस वाले एंगल का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ऐसा नहीं है कि 20 दिया हुआ है तो हम वही यूज करेंगे। क्या लिख सकते हैं इसी को? 50 मीटर एट एन एंगल, किस पे? 70 डिग्री। एट एन एंगल 70 डिग्री। एक मिनट। एट एन एंगल 70 डिग्री किधर? एक। किसके साथ बना है? नॉर्थ के साथ। किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ। तो क्या लिखोगे? वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो सी वेक्टर हम कैसे लिख रहे हैं? सी वेक्टर हम कैसे लिख रहे हैं? तो देखो यार, सी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड लिखा सबसे पहले, कितने एंगल पे लग रहा है? 60 पे। किसके साथ के एंगल को यूज कर रहे हैं? 6 ईस्ट वाले के साथ। किसकी तरफ? नॉर्थ। तो क्या लिखेंगे? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बात समझ आई? बोलो भाई क्लियर? हाँ या ना? क्लियर? फटाफट बोलो भाई, क्लियर हो गया ये? रिपीट कर देखो, चलो कोई बात नहीं। जो भी चीज नहीं समझ आए भाई, छोटी छोटी चीज भी आपको 2 बार 3 बार जितनी बार में समझ आए उतनी बार में पूछ के समझ के ही जाना है। ये नहीं सोचना अपने को कि क्लास के बाद लेक्चर रिकॉर्डेड देख लें, ये देख लें। ठीक है, एक बार देखो मैंने क्या बोला सबसे पहले। यार एक बात समझो कि यार वेक्टर के पास होता क्या क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पहले मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने सी वेक्टर के लिए। ये लो भाई मैग्नीट्यूड, काम हो गया अपना मैग्नीट्यूड का। कितने एंगल पे लग रहा है? 60 डिग्री। एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें देखना है कि किसके बीच लग रहा है और किसके साथ का एंगल बन रहा है। तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच बन रहा है, और किसके साथ? ईस्ट के साथ। तो क्या लिखेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। किसकी? जिसकी तरफ बने वो पहले, और जिसके साथ बने वो बाद में। किसके साथ बन रहा है? ईस्ट के साथ। कितना? 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर हुई बात? बोलो भाई।
क्लियर हो गया? बोलो फटाफट बोलो यार। चलो अब इसके बाद देखो यार, एक दो सवाल मैं दे रहा हूं आप लोग को, ये लिख लिया सभी ने? नोट कर लिया भाई सभी ने? चलो यहां से देखते हैं, मान लो ये हमने ले लिया वाई एक्सिस, इधर की तरफ एक्स एक्सिस। एक वेक्टर जो दे रखा हमें वो इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, वेक्टर सी 30 डिग्री। ये आपका ये पता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है भाई। बोलो मैग्नीट्यूड 60 मीटर, सी वेक्टर क्या लिखोगे? सी वेक्टर नहीं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट नहीं लिख सकते, वो तब लिखेंगे जब 45 डिग्री का केस होता है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट को आप नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखोगे, वो सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के केस के लिए वैलिड है। थर्ड केस एक बार पहले आप इसको लिखो चैट बॉक्स में, मैं इधर देखता हूँ एक बार। थर्ड केस देखो, मैंने क्या लिखा देखो भाई, ये दिया हुआ है 20, ये 70 होगा। मैंने क्या लिखा 50 मीटर मैग्नीट्यूड, कितने एंगल पे? 70 डिग्री। अगर मैं ये यूज कर रहा हूं तो 70, ये यूज करूंगा तो 20। ठीक है, किसके साथ बना है? नॉर्थ के साथ। किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ। बोलो भाई क्लियर? इसमें जिसको डाउट था वो क्लियर हो गया भाई, हाँ या ना? चलो इसका जवाब लिखो भाई सभी, इसका जवाब लिखो भाई सभी। देखो सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड 60 मीटर, कितने एंगल पे? एट एन एंगल 30 डिग्री। कितने एंगल पे? 30 डिग्री। किसके साथ बना है भाई? तो ईस्ट के साथ। किसकी तरफ? साउथ, तो साउथ ऑफ ईस्ट क्या लिखोगे? साउथ ऑफ ईस्ट। क्लियर? कितने लोगों का सही था फटाफट बोलो, जितने लोगों का सही था फटाफट बोलो। चलो अब एक बात देखो, जो एक 45 डिग्री का जो केस होता है उसमें जो है आप फ्री हो लिखने के लिए, जैसे मान लो मैंने इधर की तरफ ले लिया एक डी वेक्टर, ये कितना हो गया? 60 मीटर, दोनों 60 ही हो जाएगा। ये 30 न्यूटन हो गया, और कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। अब यार ये तो दोनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, तो क्या लिख देंगे? तो डी वेक्टर इक्वल्स टू 30 न्यूटन। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एट एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, क्या लिखेंगे? तो किसके साथ दिया हुआ है? साउथ के साथ, तो वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, या फिर सीधे सीधे क्या लिखोगे? 30 न्यूटन। ठीक है, साउथ वेस्ट, या फिर 30 न्यूटन वेस्ट साउथ। तीनों ही सही है, ये तीनों ही सही है भाई। ठीक है, लेकिन ये एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? 45 डिग्री के लिए। बोलो भाई ये पार्ट क्लियर हो गया, हाँ कि ना? यहां तक ये सारी चीजें क्लियर? बोलो ठीक है। तो चलो यार अब एक बात देखो,